Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter An Empire Across Three Continents. In this chapter, today we will discuss the early empire and the Augustan era. My dear student, if you have remember my previous class, where I have already explained about the early empire and their history, where I told you that the Roman Empire, it is the very easy for us to study when we divided the whole Roman history into two parts. First, early empire, and second, the later empire. Early empire, it means the 3rd century till 3rd century, and before that era is called early empire, and then after 3rd century, the whole era is called later empire. And I taught you that the two powerful emperor and powerful empire was ruling on the mostly a vast area of the Asia and Europe. They were Roman emperor and they were Iranian emperors. Even both they were neighbor country. They always try to acquire their land. The king who become powerful, he crossed the boundary and acquired the neighbors' territory. और ये एक लंबा चरण चलता रहा. दो महाशक्तियां तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में ये एक लंबी संस्कृति चली रही. And I also inform you that the Roman culture was richest than Iranian culture. Roman culture, it was the very prosperous. Roman army, it was the professional army, and Iranian army, it was one word, conscripted. The Iranian army was the conscripted army. जबरदस्ती बलात् रूप से सेना में भर्ती कराने को कंस्क्रिप्टेड आर्मी कहते हैं. बट द प्रोफेशनल आर्मी, दैट इज द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ द रोमन एम्परर. आई टोल्ड यू अबाउट दैट दिस स्टोरी ऑफ द अगस्टस 27 BC, द फर्स्ट एम्परर ऑफ रोम. अगस्टस वो पहला शासक था जो रोम का शासक बना. प्रथम सम्राट था अगस्टस, जिसने रोम साम्राज्य की स्थापना की. उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है. जिस साम्राज्य को उसने बनाया उसे प्रिंसिपेट कहा गया. यद्यपि अगस्टस एक छत्र शासक था, एक संप्रभु एम्परर था, लेकिन कभी भी जो कंटेम्पररी टेक्स्ट मिले, जो रिटेन एविडेंस मिले, उसमें वो कहीं भी अपने को किंग नहीं कहलाता. वो अपने को हमेशा प्रिंसेप्स कहलाता है. वो अपने को प्रिंसेप्स कहता है. प्रिंसेप्स इसलिए, प्रिंसेप्स की मीनिंग थी प्रमुख नागरिक, द मेन सिटीजन. इट मीन्स राजा एक निरंकुश शासक नहीं था, बल्कि उस शासन का महत्वपूर्ण सम्राट था, उस महत्वपूर्ण नागरिक था. कहने का सेंस, राजा एक सम्राट नहीं था, बल्कि वो अपने एम्पायर का एक सबसे मेन, पहला, प्रथम नागरिक था. इसीलिए वो अपने को प्रिंसेप्स कहलाता है. प्रिंसेप्स का दूसरा कारण ये था अपने को प्रिंसेप कराने का, कि वो अपनी रिलेशन, अपनी बॉन्डिंग सीनेट के सदस्यों के साथ दिखाना चाहता था. अब एक वर्ड सीनेट आ गया. तो सीनेट के बारे में मैंने कहा था कि सीनेट, शुरू में सीनेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन बाद में, कालांतर में, सीनेट के सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे. सीनेट के लोग कंसर्वेटर्स हो गए, षड्यंत्रकारी हो गए, और तब राजा ने उसको आर्मी की मदद से उनको दबाना शुरू कर दिया. मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपके प्रीवियस क्लास में की. मैंने आपसे कहा था रोमन एम्पायर के 3 महत्वपूर्ण प्लेयर्स थे: सम्राट, एलिट क्लास और आर्मी. एलिट क्लास इट मीन्स सीनेटर्स. अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी
कि वे सेना से कितना उनकी बॉन्डिंग अच्छी है, वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। और जब सेनाएं डिवाइड हो जाती थी, बढ़ जाती थी, तो इसका परिणाम सामान्यतः सिविल वार होता था। एक ऐसे वर्ष 69 सी और एडी को छोड़कर जब एक के बाद कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, पहले 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ। इट मीन्स अगस्टियंस एरा में कोई भी सिविल वार नहीं हुआ, लेकिन अगस्टस एरा के बाद सिविल वार की एक सीरीज दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सेना राजा के प्रति हमेशा लॉयल बनी रहती थी। सेना राजा कौन बनता है इससे कोई मतलब नहीं था, उनकी लॉयल्टी सिंहासन के प्रति थी जो उस गद्दी पे बैठता था। पिता का राज्य पुत्र को इनहेरिटेंस के रूप में मिलता था, इसमें कोई दो राय नहीं था। ऑन द हेरिडिटरी बेस राजा का शासक, राजा की जो साम्राज्य थे उसके पुत्र को प्राप्त होता था, भले ही वो पुत्र उसका एक्चुअल सन हो या हायर सन हो या एडॉप्टेड सन हो। दोनों ही परिस्थितियों में सेना राजा के प्रति लॉयल बनी रहती थी। टाइबेरियस का नाम आता है, टाइबेरियस 14 to 37 AD। टाइबेरियस अगस्टस का एक्चुअल सन नहीं था। अगस्टस हायर सन था, एडॉप्टेड था। अगस्टस का एडॉप्टेड सन टाइबेरियस था। टाइबेरियस जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले अगस्टस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्टस ने उसे गोद लिया था। प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध बहुत कम हुए, क्योंकि अगस्टस ने इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया था कि उसे देयर इज नो नीड टू एक्सपेंड द बाउंड्री। टाइबेरियस को जो राज्य मिला वो भी बहुत बड़ा था, उसका विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि शांति का आगमन दशकों तक चले सिविल वार और सदियों तक चले मिलिट्री कैंपेन के फलस्वरूप हुआ था। साम्राज्य का प्रारंभिक विस्तार एकमात्र अभियान सम्राट ट्राजान ने 113 to 117 AD में किया था, जिसके द्वारा यूफ्रेटस नदी को पार कर उनके क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके सक्सेसर ट्राजान के जो उत्तराधिकारी थे, उन लोगों ने इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार छोड़ दिया। What I am telling you, try to understand. The sum of the emperors, the aristocracy and the army were the 3 main players in the political history of the empire. The success of individual emperor depended on their control of the army, and when the armies were divided, the result usually was civil war. Except for one notorious year 69 CE, when 4 emperors mounted the throne in quick succession. The first 2 countries were on the whole free from civil war, and in a sense relatively stable succession to throne was based as far as possible on family descent, either natural or adoptive. And even the army was strongly wedded to this principle. For example, Tiberius 14 to 37 AD, who was not natural son of Augustus. Tiberius was the second in the long line of Roman Empire emperors. He was not the actual son. He was not his natural son, the ruler who founded the principates, but Augustus adopted him to ensure a smooth transition. External warfare was not happened also much of the common in the first 2 centuries. The empire inherited by Tiberius from Augustus was already so vast that further expansion was felt too unnecessary. In fact, the Augustan age is remembered for the peace it used
after decades of the internal strife and the centuries of military conquest, the only major campaign of expansion in the early empire was Trajan's fruitless occupation of territory across the Euphrates in the year 113 to 17 CE, abandoned by successors. As I inform you that Trajan's much more characteristic was the gradual extension of Roman direct rule. This was accomplished by absorbing a whole series of dependent kingdom into Roman provincial territory. The Near East was full of such a kingdom, but by the early 2nd century, those which lay west of the Euphrates had disappeared, swallowed up by Rome. Some of these kingdoms were exceedingly wealthy. For example, Herod's kingdom yielded the equivalent of 5.4 million denarii per year, equal to over 125,000 kilogram of gold. The denarius was a Roman silver coins containing about 4 and 1.4 gram pure silver. My dear student, I want to tell you that the vast changes which was introduced in Roman Empire, as I inform you that the year 27, that was the Augustine era, 2nd century, that was called the peace era for the Roman Empire, and the expansion, their territory, that was not happened because there was no need to expand their boundary. It was very vast. In Tiberius era, it was also. But in the time of regime of Trajan wanted to expand their boundary, and he invaded the beyond the Euphrates. उसने ट्राजान ने 113 to 117 एडी में जो कंपेन किया, उसने यूफ्रेटिस को पार किया, उसके क्षेत्र पे उसने कब्जा किया. बट आफ्टर दैट टाइम व्हाट हैपेंड? आफ्टर दैट टाइम वी हैड सीन दैट कि देयर डिसेंडेंट दे व्हाट लीव दैट, उन्होंने उन चीज़ों पे, उन्होंने उन क्षेत्रों पे अपने अधिकार हटा दिए. उन्होंने उन क्षेत्रों पे अपने जो राइट्स थे उनको उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने उस क्षेत्र को छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि उस समय की सबसे जरूरी चीज क्या थी? सबसे मस्ट और सबसे जरूरी चीज थी कि लोगों में शांति की बात की जाए और लोग क्या करें, उस क्षेत्र पर कंट्रोलिंग अपनी बनाए रखें. It was very difficult to govern the very vast land, so that's why the descendant of the Trajans, they left that incautious area which was captured by Trajans. इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह भी रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रम रूप से काफी विस्तार हुआ. इसके लिए अनेक आश्रित राजाओं को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया. इसके लिए निकटवर्ती ऐसे पूर्व राज्य से भरा पड़ा था, जिनके लिए 2nd सेंचुरी के स्टार्टिंग एरा में जो यूफ्रेटस रिवर थी उसके पश्चिम में रोम राज्य क्षेत्र की ओर पड़ते थे, उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया. अगर प्रासंगिक तौर पर उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे. उदाहरण के लिए हेराड का नाम लिया. हेराड राज्य प्रतिवर्ष 54 लाख डिनेरियस 125,000 किलोग्राम गोल्ड के बराबर आमदनी होती थी. डिनेरियस रोम की एक चांदी का सिक्का होता था. इसका वेट लगभग 4.5 ग्राम था. ये शुद्ध सिल्वर कॉइन्स थी. What I am telling you, then after some time, the Roman emperor, they want to capture the other territories which was very prosperous. For example, Herod, their income, per year income was 100
25,000 kg gold. That is their annual income, and it was captured by the Roman Empire. The state captured by Roman Empire. Here one more thing which is very important, that the weight of denarius, that was the pure silver coins, their weight was 4.25 gram. Yet इटली के सिवाय जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, साम्राज्य के क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे टैक्स वसूला जाता था। सेकेंड सेंचुरी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष में था, तो रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से यूफ्रेट्स तक, कभी कभी इससे आगे तक फैला हुआ था। दैट वाज द बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर. दैट वाज द वेरी वास्ट बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर. My dear student, again I am telling you the boundary of Roman Empire. सेकेंड सेंचुरी में रोम जब अपने एकदम पीक पे था पावर के, तो रोम की जो बाउंड्री थी वो स्कॉटलैंड और आर्मेनिया से लेके यूफ्रेट्स के पार तक फैली हुई थी. यह सच है कि उन दिनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी. फिर भी ये प्रश्न उठता है कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ होगा, जिनकी आबादी जिनका क्षेत्र इतना बड़ा था और जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी. इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के अर्बनाइजेशन में खोजा जा सकता है. माय डियर स्टूडेंट, इट इज अ वेरी स्ट्रेंज मैटर विद द रोमन एम्परर दैट देयर बाउंड्री वाज वेरी लार्ज. देयर टेरिटरी expand on the very vast land. As you know that, as I told you, that the Roman Empire boundary, which was stretches from Armenia, Scotland to the Euphrates and beyond. When you will observe the world map, then you can easily understand that the boundary of the Roman Empire during 2nd century BC. सेकेंड सेंचुरी AD. तो ये इतनी बड़ी बाउंड्री. वन मेन क्वेश्चन अराइज इन माइंड दैट हाउ कैन पॉसिबल फॉर द रोमन एम्परर टू रूल ऑन द आई मीन टू से दैट द वास्ट लैंड, द वास्ट टेरिटरी. दैट रिजल्ट, when you analyze this question, result come in mind, you can easily understand that it was based on urbanism. कैसे? कहता है संपूर्ण साम्राज्य दूर दूर तक अनेक भागों में बटा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे नगर स्थापित थे, छोटे छोटे शहर बने हुए थे, जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था. भूमध्य सागर के जो मेडिटेरियन सी थी, उनके जो कोस्टल रीजन्स थे, उन पे बहुत सारे शहर थे. इन शहरों को केंद्र बनाकर कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक, इनमें सबसे बड़े शहर थे. ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में डेवलप किए गए, साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार बने. इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय और ग्रामीण क्षेत्रों पर टैक्स लगाने में सफल हो पाती थी, जिनके साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी. इसका अर्थ ये हुआ कि स्थानीय जो एलिट क्लास थे, एलिट क्लास के रोमन साम्राज्य के लोग थे, वो टैक्स वसूल करने के लिए अपने क्षेत्रों पर प्रशासन कार्य को सक्रिय सहायता देते थे. इट मीन्स द एलिट क्लास ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द अर्बन एरिया, दे हेल्प टू कलेक्टेड टैक्स. दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कलेक्शन ऑफ द टैक्स डायरेक्ट व्हाट कहा जाती थी, डायरेक्टली द नेशनल ट्रेजरी. आई मीन टू से दैट एम्पायर, साम्राज्य के खजाने में जाने वाले ये इनकम, ये टैक्स इन राज्यों से वसूल जाते थे, और इस राज्य में रहने वाले जो एलिट क्लास के लोग थे वो इनकी हेल्प किया करते रहे होंगे. इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा.
दूसरी और तीसरी सेंचुरी के लगभग अधिकतर शासक, प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से थे, इन्हीं इलिट क्लास के लोगों से थे। इस प्रकार उनका एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया जो सेनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे नया समूह बनकर सामने आया, सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने तथा इस पर पहुंच और पाबंदी रखने पर रोक लगा दी, साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। गैलिनस वाज द वेरी एम्बिशियस किंग ऑफ द रोमन एम्पायर. Gallienus first time think that how can we remove the senators and their power. During that time the situation had totally changed. As I told you that the Roman Empire was very vast. It was controlled with the help of the city and city administration, and in the city one governor or representative was appointed by the central ruler, and with the help of them he controlled the city. And in city and beyond the city, I mean to say that rural areas, the elite class, the prosperous people, they help in the collection of tax. So that's why these prosperous community became very loyal. किसके लिए? राजा के प्रति अपनी लॉयल्टी प्रूफ किया। और ये चीजें गैलिनस जैसे शासकों के लिए एक क्या बना, एक महत्वपूर्ण कारण बना। एक ऐसा रीजन जिसमें गैलिनस ने इजीली इन लोगों का यूज किया, इन्हें सीनेटर्स का मेंबर बना दिया। दिस न्यू इमर्जिंग elite community became the member of the senates. They appointed as a senate member, and the old senators, they were replaced by the new elite class people. Because the new elite class, they were very loyal to their kings. Old senators, they may be conservators, they may be loyal, both. Mostly the various conspiracy done by the old senators. So King Gallienus, he threw out them, their system. अपने सिस्टम से इसने इसको क्या किया, बाहर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। तो आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो अगर बात करें संक्षेप में, तो फर्स्ट सेंचुरी के बाद के वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी सेकेंड सेंचुरी के दौरान और थर्ड सेंचुरी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकाधिक लोग प्रांतों से लिए जाने लगे, क्योंकि इन प्रोविंसेस से, इन जो टेरिटरीज थे उनसे लिए जाने लगे। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को नागरिकता इसी बात पे मिलती थी कि वो लोग सेंटर के प्रति कितने लॉयल हैं। सेनेट पर कम से कम थर्ड सेंचुरी तक इटालवी मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों के लिए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से ये पता चलता है कि साम्राज्य के राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था। भूमध्य, इट मीन्स मेडिटेरियन और पूर्वी भागों में नए एलिट क्लास इमर्ज हो चुके थे। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक या मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था, जिसमें अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई गांव शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे जो डिस्प्यूटेड का कारण बनते थे। What I am telling you, my dear student, I want to inform you about that, the decentralization of the Roman Empire. Because during 2nd century AD and 3rd century, starting of the 3rd century, we had seen that
the political scenario that had totally changed. Centered authority gradually became what? Weak and weak and weaker. धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी. That's result. The city councils, they improve their conditions. City magistrate, they become powerful. और फिर ये जो शहर के जो सिटी काउंसिल्स थे, जो सिटी मजिस्ट्रेट थे, ये आमतौर पर शाही अनुकंपा अथवा उनकी नाराजगी के कारण अपने गांव का दर्जा उनका बढ़ा दिया जाता था, घटा दिया जाता था, लेकिन अब ये अपने क्षेत्र में ऑटोनॉमस की तरह शासन करने लगे थे. किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी कभी नहीं होती थी. सिटी में अकाल के दिनों में भी ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं इन शहरों में उपलब्ध कराई जाती थी. सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी. जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो वहाँ के पुरोहित वर्ग के क्रोध का उसको सामना करना पड़ा. जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था. सारे लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे. एग्जाम्पल के लिए कैलेंडर में हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 डेज ऐसे थे जहाँ कोई न कोई मनोरंजन का कार्यक्रम चलता ही रहता था, अवश्य होता था. दिस वॉज द रोमन हिस्ट्री. माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी स्ट्रेंज that the great urban centers that lined the shore of the Mediterranean, कह रहा है कौन कौन से शहर, इन शहरों का नाम ले रहा है. कहता है कार्थेज, फर्स्ट कार्थेज, Alexandria, Antioch were the biggest among them, were the true bedrock of the imperial system. It was through the cities that government was able to tax the provincial countrysides, which generated much of the wealth of the empire. What this means is that the local upper class activity, they collaborate with the Roman state in the administrating their own territories and the raising tax from them. In fact, one of the most interesting aspects of the Roman political history is the dramatic shift in power between Italy and the provinces throughout the 2nd and 3rd centuries. It was the provincial upper class who supplied most of the cadre that governed the provincial and that commanded the armies. They came from a new elite of the administrator and the military commanders who became much more powerful than the senatorial class because they had the backing of the emperors. As the new groups emerged, the Emperor Gallienus consolidated their rise of power, excluding the senators from military commands. We are told that Gallienus forbade senators from serving in the army or having access to it in order to prevent control of the empire from falling into their hands. To sum up, in the late 1st, 2nd and early 3rd century, the army and the administration were increasingly drawn from the provinces as a citizenship spread at these regions and was no longer confined to Italy. But the individuals of the Italian origin continued to dominate the Senate at least till the 3rd century, when the senators of the provincial origin became a majority. These trends reflected the general decline of Italy within the empire, both political and the economic, and the rise of new elites in the wealthier and more urbanized part of the Mediterranean, such as the south of Spain, Africa, and the east. City of the Roman saints was an urban center with its own magistrate, city council, and the territory counseling village, which were under its jurisdictions.
Thus, one city could not be in the territory of the another city, but village almost always were. Village could be upgraded to the state of cities and vice versa, usually as a mark of imperial favor or opposite. One crucial advantage of the living in the city was simply that it might be better provided for during food shortage and even the famine than the countryside. The public bath, what I am telling you, my dear student, I want to inform you about that the decentralization of the Roman Empire. That was the very important things. As you know that the city council and the city magistrate, they uses their power. In the cities councils, there were the various villages in the controlling of that councils. The village, they were upgraded by the city, the state. It means कि सिटी काउंसिल के अंदर जो गांव थे उनको बढ़ा दिया जाता था, कम कर दिया जाता था। ये काम कौन करता था? ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या स्टेट के डायरेक्टली लोग करते थे। तो इस तरीके रोमन एम्पायर की डिसेंट्रलाइजेशन की बात आपने देखी। हमने रोमन एम्पायर की परंपराओं को, यूरेनियन परंपराओं में देखा कि जो सार्वजनिक स्थान होते थे, सार्वजनिक स्थान इट मीन्स द पब्लिक बाथ्स वर द स्ट्रिकिंग फीचर ऑफ द रोमन अर्बन लाइफ. When Iranian ruler tried to introduce them into Iran, he encountered the wrath of the clergy. Their water was sacred elements, and to use it public bathing may have seemed the destructions of them. अब यहाँ पे हमने दो संस्कृतियों के बीच के उन चीज़ों को भी देखा जो जरूरत की चीज़ें थी, लेकिन ईरान में उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने में लोग घबराते थे. राजा ने इंट्रोड्यूस किया तो क्लेर्जी वर्ग का उसका विरोध झेलना पड़ा. तो इस तरीके से आप पूरी कल्चर को अपने समझा, अर्ली एम्पायर को समझा, रोमन एम्पायर के किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, किस तरीके से वहाँ प्रिंसिप और प्रिंसिपल सिस्टम काम करती थी, एलिट क्लास का क्या योगदान था, और फिर जो ओल्ड सीनेटर्स थे उनको किस तरीके से रिप्लेस किया गैलिनस ने. इन सारी चीज़ों पे हमने आज बात की. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. गुड बाय एंड टेक केयर.